अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। मामला चाहे मौशी नौयत के हों, सियासी मामलात हों या समाजी मामलात, कोशिश करते हैं इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पिछले दिनों ज़ेर बहस आए जिसमें तालीम के हवाले से बहुत खुलकर बात हुई और बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों की दिलचस्पी अब इसमें बढ़ती जा रही है। वो चाहते हैं कि इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करें। हमेशा से हमारी कोशिश यही रही कि इस मुल्क का, जिसे हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला है तालीम, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसकी निशानदही देखने वालों की जानिब से की जाती है, उन मामलात और मौज़ूआत को भी ज़ेर बहस लाते हैं। पिछले दिनों बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है मुल्क के जो मौशी मामलात हैं उस हवाले से, ख़ास तौर पर बजट के बाद की जो सूरत हाल है या जो लोगों के खदशात हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। अदाद शुमार हर दौर में पेश किए जाते हैं, किस हद तक सही होते हैं गलत, इसका फ़ैसला तो आप बखूबी लगा सकते हैं। मगर हमेशा से एक सवाल अपनी जगह मौजूद है, वो ये कि अगर मईशत के बारे में जो ये दावे किए जाते हैं कि बेहतरी की तरफ गामजन है, तो एक आम आदमी का मयार ज़िंदगी क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा। कोशिश की इन मामलात पर भी गुफ्तगू करें। और साथ साथ शहर कराची के मसाइल, मैं हमेशा कहता हूँ कि इतने सारे हैं कि पूरे मुल्क के मसाइल एक तरफ और इस बदनसीब शहर के मसाइल एक तरफ, एक मसाइलिस्तान ये बन चुका है। और गुज़िश्ता दिनों भी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंदर ये बताया गया कि दुनिया के उन 4 शहरों में इसका अब शुमार होने लगा है जो किसी तौर पर रहने के काबिल नहीं है। सूबाई हुकूमत मौजूद है और पार्लियामान के अंदर भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी गई और ये सवाल जब उठाया गया तो हाँ, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी सबसे पहले इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया। और जब भी कोई इस किस्म की बात होती है तो हमेशा सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो यही कि हम सबसे पहले इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। अब बड़ी अजीब बात है कि ये रिपोर्ट बता क्या रही है और क्या जो दीगर बाकी मानदा मालिक हैं, क्या वहाँ से भी किसी ने दावा किया कि ये रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त नहीं है? तो यकीनन ऐसा भी नहीं हुआ। तो समझने की बात यह है कि आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं। और आज भी ताहाल ये सूरत हाल जिसका हमें सामना है कि जब भी सवाल किया जाता है बेहतरी के हवाले से, या बेहतरी तो अब मेरे ख़्याल में इसको मुनासिब नहीं होगा, बड़ा गैर मुनासिब लफ्ज़ है, मेरे ख़्याल में हुकूमत भी खुद इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहेगी। जो मामलात रोज़मर्रा के जो इस सूबे में चलाए जाते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और कैसे चलाए जा रहे हैं, ये सवाल उनसे ज़रूर होता है। तो वो सवाल भी होता रहा। तो ये शहर कराची के लिए एक और बड़ा एहसास जो है वो, उसका क्रेडिट मैं देता हूँ सूबाई हुकूमत को, जिनकी दिन रात अनथक मेहनत से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि ये दुनिया के उन 4 शहरों में शुमार हो चुका है जो किसी तौर पर भी इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा। जनाब, इन मामलात पर और दीगर मामलात पर लोग चाहते हैं कि तबसरा किया जाए, ज़रूर मौका मिलेगा तो इसके ऊपर बात करूँगा। मौजूद मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले आज जो मौजूद मेहमान हैं जनाब मोहम्मद आमिर रफ़ी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर साहब प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब खालिद नूर साहब, तज़ियाकार, हमारे देरीना दोस्त भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं शहरी इलाकों के मसाइल के हवाले से, बिलखुसूस शहर नामुराद उसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उसके मामलात के हवाले से, बल्दियाती मामलात ख़ास तौर पर, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने बहुत के लिए। शुक्रिया यासिर भाई आपका भी। आमिर भाई, अब ताल्लुक़ आपका बिज़नेस से है और जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह काम करते हैं, मैं क्या इसके ऊपर मज़ीद कोई सवाल करूँ। अब ये इस वक्त कल की सबसे बड़ी ख़बर रही है कि जिस शहर में हम बिज़नेस करते हैं, रहते हैं, जब वो रहने के काबिल नहीं बचा तो वहाँ पर बिज़नेस कैसे किया जाएगा, कैसे कारोबारी ज़िंदगी जो है वो चलेगा, मौशी मामलात कैसे उसको संभाला दिया जाएगा, जहाँ अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन हो, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का बदतरीन हो, मैनेजमेंट दुनिया की बदतरीन हो, गवर्नेंस की कोई आपको मिसाल ना मिले, तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव किया जाएगा। चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। और मैं K21 का भी और आपके प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची की वसारत से तमाम, न सिर्फ कराची को बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आपका प्रोग्राम देखा जाता है उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज जारी बात है, अभी ये फर्स्ट हाफ है और लोग अपने ऑफिसेस भी जा रहे होंगे और उसके बाद जो है हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी घरों में मसरूफ़ होंगी और हमारे बिज़नेस के लोग भी जो हैं वो बिलाखिर तैयारियों में होंगे।
तो आपका जो सवाल जो है शहर कराची के हवाले से खुसूसन है जी। और अमूमन पाकिस्तान के हवाले से है। तो कराची तो देखें वो शहर है जी, कि जो पूरे मुल्क को जो है वो फंड जनरेट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी अगर टैक्स कलेक्शन की बात हो, रेवेन्यू जनरेशन की बात हो, तो कराची जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट नंबर पे, बल्कि कराची जो है वो उसकी एक अलग शनाख्त है। बिल्कुल सही। पूरे मुल्क से जो रेवेन्यू जमा होता है वो एक तरफ होगा बिल्कुल और कराची का रेवेन्यू जो है वो अलग होगा। अलग होता है। तो अमूमन हम देखते ही हैं कि जो बच्चा कमाऊपूत होता है तो उसकी कोई आवभगत होती है, कोई देखा जाता है, कोई उसकी बात सुनी बात जाती है। सुनी जाती है, बहुत देखा खूब। जाता है। मगर इस शहर के साथ ये हाल हो गया कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इस शहर के अंदर ट्राम चलती थी, इस शहर की सड़कें जो है धुलती थी, और इस शहर के अंदर जो है वो रातें जो है ना वो रोशनी वाली होती थी। और फिर हमने खुद अपनी आंखों से और कानों से जो सुना तारिक अजीज की आवाज़ में कि ये रोशनियों का शहर कराची है। फिर बहरहाल इसको अंधेरे डूब के ले गए। फिर उसके बाद फिर दोबारा एक कराची के अंदर रिक्रिएशन का माहौल आया, यहाँ के पार्क्स वीरान कर दिए गए, यहाँ के पार्क्स के ऊपर कमर्शलाइजेशन हो गई। और उसके साथ साथ जो है आज हम इस कराची शहर के अंदर हैं कि जहाँ का ताजिर जो है वो तिजारत करने के लिए, आप यूँ समझ लीजिए, एक जहाज तो शायद फ़लस्तीन में हो रहा होगा, एक अब आजकल इसराइल ईरान में हो रहा होगा, एक जहाज यहाँ का ताजिर भी कर रहा है। और वो ताजिर इस सूरत में कर रहा है कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले घर से लेकर अपनी फैक्ट्री से लेकर अपनी बिजनेस से लेकर हर जगह ये चेक करना पड़ता है पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, गैस का प्रेशर मौजूद है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज किस वक्त से उसका शेड्यूल है कि वो शट डाउन करेगी। तो ऐसे माहौल के अंदर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, रोडों की हालत आप देख लें, लोगों ने लतीफ़े चलाना शुरू किए हैं कि भाई इसराइल की बमबारी से नहीं है बल्कि ये पीपल्स पार्टी की 17 साल सुबह कारकर्दगी है, जिसके नतीजे में आज कराची और इंदौर सिंध सब एक जैसा, पूरा सुबह एक जैसा नजर आता है। तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। यहीं पर ही आप देखें इस वक्त जो मुलाजमत पेशा लोग होंगे वो अपनी जॉब के लिए जाना चाह रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं है शहर में। यानी आप देखें, कोई, मैं आपको मिसाल इस्तांबुल की नहीं दूंगा, मैं आपको तेहरान की नहीं दूंगा, मैं आपको न्यू दिल्ली की नहीं दूंगा, मैं आपको कोई फ्रांस लंदन की मिसाल नहीं दूंगा। इसी मुल्क के अंदर आप लाहौर चले जाएं, मैं भी गुज़िश्ता एक हफ्ते लाहौर भी रहा हूँ, तो लाहौर के अंदर आप ये देखिए वहाँ ऐसा लगता है कि इंसानों का शहर है, मजदूरों का शहर है। वहाँ पर जॉब्स वाले जो है अपनी सहूलत के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसको जो है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह मुल्तान देखें, पेशावर देखें, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आएगी। मगर कराची चिंची रिश्तों के अंदर जो है सफ़र करते हैं हमारे लोग, अपनी जानों पर खेलते हैं। मैं और आप तो चलें एक बिजनेस कम्युनिटी से, या वैसे वेल ऑफ लोग हैं कि अपनी गाड़ियां रखते हैं, उसके अंदर मूव करते हैं, मगर मैं ये देखता हूँ कराची के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लेबर है जो सुबह से लेकर शाम तक मूव करती है। कोई साइड के इलाकों में जाते हैं, कोई लांडी में जाते हैं, कोई कोरंगी में जाते हैं, और वहां पर जाने के लिए अपनी जान पर खेल कर जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, उनकी पोटेंशियल लेवल कितना रह जाएगा, उनका एनर्जी लेवल कितना रह जाएगा, तो वो वहाँ क्या डिलीवर करेंगे? तो उनकी जॉब सिक्योर नहीं होगी, उनकी जो है वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी, जिसके नतीजे के अंदर वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी तरह यहाँ का कारोबार भी सफ़र करेगा, इसी तरह यहाँ का ताजिर भी सफ़र करेगा। तो कराची की तरक्की अगर पाकिस्तान की तरक्की है तो वज़ीर आज़म साहब को भी तवज्जो देनी होगी, कराची को ये एहसास दिलाना होगा कि वो इस सिर्फ मखसूस जगह के वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि कराची के भी वज़ीर आज़म है। तो इसी तरह जो है वो हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनको भी कराची के ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। दीगर और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, आपको कराची को इसलिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये एक मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला, पाकिस्तान के हर नस्ल से ताल्लुक रखने वाला यहाँ मौजूद है, और कारोबारी की सूरत में भी मौजूद है, ताजिर की सूरत में भी मौजूद है, मुलाजमत पेशा की सूरत में मौजूद है। तो इस शहर की तरक्की बेसिकली वो पाकिस्तान की तरक्की से मशरूत है, और वो जब ही है कि जब आप यहाँ अमनो अमान कर दें। यानी इन सारे मसाइल से निकलने के बाद कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ख़राब है, सड़कों का निज़ाम ख़राब है, बिजली और गैस और इसी के चक्करों में हम लगे हुए, और उसके बाद फिर आखिर में जो है वो जान पे बनेगी तो कुछ पाएंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ताजिर जो है ना वो 2 पैसे वहाँ लगाता है, आप बैरूनी सरमाए को तो छोड़ें, इस वक्त कराची का ताजिर भी वो क्यों ना दुबई में जाके लगाए, लगा भी रहा है, अबू धाबी में क्यों नहीं लगा रहा? तो ये इसीलिए लगाएगा कि उन्होंने 10-10 साल के अपने पावर सेक्टर के, एनर्जी के सारे जितने भी बिल्स हैं वो अभी से डिक्लेयर कर दिए कि भाई 5 साल के बाद आपकी बिजली कहाँ होगी, 10 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे। तो आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। आज दुनिया के अंदर R&D के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक लोकल छोटी सी कंपनी भी इस वक्त जो है वो R&D के बगैर खड़ी नहीं होती। जो भी इस वक्त जो है इससे बाहर है वो सब फारिग हो जाते हैं। तो कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से मशरूत है, और पाकिस्तान की तरक्की इसी में है कि कराची के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए, और यहाँ के ऊपर ये नहीं कि आप फंड्स की भरमार कर दें। असल चीज़ ये है कि यहाँ के ताजिरों को, यहाँ के जो मईशतदान हैं, यहाँ के जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है,
मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपने ट्रक ड्राइवर के लिए जहाज का पायलट रख दिया और ट्रक ड्राइवर को जो है जहाज के अंदर बिठा दिया। तो राइट मैन फॉर राइट जॉब जब होगा और हम जो है वो इस पैसे के ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जो भी है इस वक्त भी जो बजट्स है ना, आप यकीन करें अगर वो भी सही से यूटिलाइज हो जाए तो इट्स मोर इनफ। मगर कराची इस वक्त जो है ना, वो कराची की नीड है, कराची की ये डिमांड है कि उसके अंदर पब्लिक के लिए जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, यहाँ की सड़कें, पार्क, यहाँ के रोड्स, और उसके अलावा जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त कराची के अंदर 25 टाउन है। कराची जो है वो इस वक्त बल्दिया के तहत 246 यूनियन काउंसिलों में चलता है। फरमाइएगा कि ये जो आपने सारी निशानदेही की है, इसको ठीक करने में अंदाजन कितना वक्त दरकार होगा? क्योंकि मैं दुनिया की बड़ी मीशतों को देखता हूँ, चाइना की अगर मिसाल ली जाए तो 92 से लेके अब तक दुनिया उन्होंने तब्दील कर दी। यहाँ पे 17 साल एक हुकूमत को हो चुके हैं, और आज भी जब उनसे सवाल करते हैं कि ये मामलात कब ठीक होंगे, तो वो कहते हैं अभी मजीद वक्त दरकार है क्योंकि पिछला बिगाड़ इतना है। तो ये कौन सा ऐसा बिगाड़ हुआ है, क्या बाहर से भी किसी ने आके किया है जो ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा? ऐसे ही मैं आपसे चाहता हूँ जरा इस पे भी अपनी राय का इजहार करें। देखिए ये खराब, वैसे तो ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और हम सब लोग आपस में जो है इस पे गुफ्तगू भी करते रहते हैं। देखिए जहाँ खराबी भी एक दिन में तो नहीं हुई है, इस खराबी में भी एक टाइम लगा है ना। तो ठीक है, मुश्किल जरूर होता है, रास्ता कठिन होता है, मगर आपकी देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अगर आप आज से अगर ये नियत कर लें कि हमने इस सूबे को, इस मुल्क को, खास तौर पे बीइंग ए कराची हाइट, मेरा इंटरेस्ट तो कराची में, तो कराची को अगर ठीक करने की अगर आप नियत कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा, आपको दिल बड़ा करना होता है, स्टेक होल्डर्स को कलेक्ट करें। देखें पॉलिटिकल पार्टियां होना कोई बुरी बात नहीं है और पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना कोई बुरी बात नहीं है। कराची की तरक्की की बात तो कोई ऐसी पार्टी है जो अपनी तकरीर में ना कहती हो कि कराची की तरक्की नहीं चाहते। वो जब वो चाहते हैं तो ऑन बोर्ड हो, साथ बैठे, और जिनकी असल में पेरेंटल जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट्स में है, जो जिम्मेदारियों के ऊपर है, जो है ऑफिस बेयरर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हम ये देखते हैं इसी कराची के अंदर डीएचए के से लेकर डीएचए फेज 9 तक अरबों रुपए का बजट पास हो जाता है और वो सड़क बना दी जाती है। बहुत अच्छी बात है, मैं उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर वही कराची आज करोड़ों रुपए से महरूम है कि उसकी अंदर की गलियां, रोड्स वगैरह जो है ठीक कर दिए जाए। तो ये कैसा तजाद है कि एक अथॉरिटी जो है वो अपना काम करा सकती है और वही कराची के अंदर रहने वाले 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग जो हैं वो परेशानी की जिंदगी गुजारें। तो ठीक भी हो सकता है, माजी में भी मिसालें मौजूद हैं। हम देखते हैं कि कराची में जो अंधेरे थे, कराची में जो पार्कों के ऊपर चाइना कटिंग्स और दीगर चीज़ें हुई, उसके बाद नेमतुल्लाह खान का दौर आया और लोग आज भी बात करते हैं नेमतुल्लाह खान के दौर के हवाले से। एक छोटे बजट को बड़े बजट में तब्दील करना, डिलीवर करना, और अपने तो अपने मुखालफिन, यानी आप अंदाजा करें उस वक्त पीपल्स पार्टी, आज भी पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि जितने पैसे बाकी यूनियन काउंसिलों में दिए हमें भी दिए। फिर तो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है ना। तो आप ओपन कंपटीशन रखें, लोगों को पैसे दें, लोग जज करेंगे, लोग को डिलीवर करना पड़ेगा। और रिगार्डलेस, मैं अभी भी ये कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट भी है या वफाकी गवर्नमेंट भी है, वो अगर कोई ग्रांट देना चाहती है तो वो जरूर कराची के 25 टाउनों को आप दें, आप 2-2 अरब रुपए दें, ओपन कंपटीशन दें, उनसे कहें कि भाई जाएं और लोगों को डिलीवर करके दिखाएं, उसके अंदर करें। और दुनिया भर में ऐसा होता है। और एक और चीज जो है ना यासिर भाई, मैं यहाँ प्लीज एक और से कहूंगा, वो ये कि दुनिया भर में जो कवानीन है ना, यानी दुनिया भर के अंदर लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। तो ये बड़ा बेसिक चीज है। अभी आप अपनी सड़क के लिए सूबाई असेंबली कहाँ जाएंगे, आप कौमी असेंबली में कहाँ जाएंगे? और तो लोकल कौन करवाएगा? लेजिस्लेटर करवाएगा, जिसका काम 2001 के एसएलजीओ के तहत ये सारी पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को गई थी और बदकिस्मती से वो 2 टर्म चली, उसके बाद फिर वापस हो गई। तो कंटिन्यूटी नहीं है हमारे यहाँ। तो कंटिन्यूटी आएगी तो इंशाल्लाह ताला ये इस शहर के अंदर बड़ी जान है। ये शहर जब कारोबार करता है ना तो फिर लोग दुबई भूल जाते हैं कि दुबई कौन सी जगह है। बिल्कुल ऐसा ही, बड़ी अच्छी बात आपने की और बहुत सारे मामलों की निशानदेही की। यकीनन यही साल चलता आया है मामला। और अब समझने की बात ये है, मैं बारहा ये सवाल करता हूँ कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो अहलियत की है, और वो नहीं पाई जाती। अब इसको कहने में मुझे कोई आर नहीं है, क्योंकि अगर अहलियत होती, जैसे भी ये सारी गुफ्तगू हो रही है, दुनिया में बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। और इस वक्त एक मुल्क ऐसा है जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, और वो साउथ कोरिया है। और उसकी वजह क्या है? वहाँ की उसकी वजह यही है कि जिस तेज़ी से उसने तरक्की की है, 90 की दिहाई में जिस तरह उनका शिफ्ट आया, फिर उनके यहाँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो करना शुरू किया, तो नतीजा ये है कि दुनिया की आज बड़ी मौशी ताकतों में उसका नाम जो है वो शामिल हो चुका है।
और हमारे यहाँ क्योंकि ज़ाहिर अहलियत नहीं है, और फिर जैसा भी आप बात कर रहे थे, मैं कुछ देर पहले सोच रहा था कि यहाँ तो ये हाल है कि सूबाई हुकूमत जाकर कहती है वफाक को कि वो कहते हैं जी सेंसस के मुताबिक 1.5 करोड़ की आबादी यहाँ की है, तो चुप करके मान कर आ जाते हैं वो महज अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। और उसका नतीजा ये निकलता है कि कल अभी मैं देख रहा था, रो रहे थे कि वफाक ने पैसे जो है वो कम दिए। अगर वफाक ने पैसे कम दिए हैं तो ये जो सेंसस का, जिसको हम 10 साल से चीख रहे हैं कि अगर आप इसकी सही शुमार बताएंगे लोगों का तो आप फिर वसाइल के लिए उनसे डिमांड कर सकेंगे, और अब आकर बात कर रहे हैं कि हमें वसाइल पूरे नहीं मिल रहे। यासिर भाई, वहीं 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 हमारे हुकूमती वुज़रा, चाहे वो सूबे के हों या वफाक के हों, आप रिकॉर्ड पे देखिए, ये मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि हम तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हम तो जो है माशी आदाफ जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं, और उसके अगले ही दिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी वो हमने टैक्सों का बोझ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो है वो IMF की ये शराइत हैं और हमारे अखराजात यूं बढ़ गए। बाबा, किसने कहा है कि आप 500-500%, 1000% जो है तनख्वाहों में इजाफा करें? लेविश आपकी लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और यहाँ के एक DC और AC जो है वो जाके ठेले वाले को चेक करने के लिए 2 करोड़ की गाड़ी से उतरता है, और पीछे उनके पूरा प्रोटोकॉल जा रहा है। ये क्या तजाद है? मतलब ना, ये नहीं, ये एक तरफ शाहाना लाइफ हमें दिखती है, दूसरा आपने मिसाल दी साउथ कोरिया की, मैं कहता हूँ चले वो तो एक बहुत ही ब्रिलियंट मिसाल हो गई। आप अपने इस्लामी ममालिक में देख लें, आसपास ईरान में देख लें, आप टर्की के अंदर देख लें, बड़ी रीसेंट मिसाल देखें, अफगानिस्तान से मुकाबला करें, अब आप छोड़ें सारे उनसे, टर्की वगैरह से, मलेशिया देख लें, आप टर्की देख लें। ये तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, रजब तैयब एर्दोगान आए, देखें लीडरशिप ही अंजाम करती है, लीडरशिप ही लीड करती है कौम को, लोग यही देखते हैं। रजब तैयब एर्दोगान आए, देखें इस्तांबुल तो हर हुकूमत बनाती थी, आज वहाँ का बलूचिस्तान, उर्फा हो, गाजी अंतिप हो, ये बॉर्डर सिटीज हैं उनकी, जो शाम से भी मिलती हैं, दीगर जगह मिलती है, बुरा हाल था। आज आप उनके गांव में जाएं, रोड आपको वही रोड मिलेगी जो इस्तांबुल में, वही रोड मिलेगी जो इजमीर में, वही रोड मिलेगी जो अंकारा के अंदर, और वही बल्दिया की फैसिलिटी सब जगह आपको मिलेंगी। सारे पब्लिक की रिलेटेड सारे मसाइल उसकी अपनी मकामी बल्दिया अपने लोकल सतह, और वो बल्दियात के ऊपर काम क्योंकि करते रहे रजब तैयब साहब, तो इस वजह से यही है उनको, उनके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी थी, वो बजाय इसके ऊपर जाएं कि पॉलिटिकल उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या वो सोचते हैं, लेकिन ये कि वो डिलीवर उन्होंने क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर किया, तभी लोगों के अंदर उनको अप्रिसिएशन मिली। बहरहाल ये सारी बातें आपको नहीं समझ में आएंगी। जी खालिद नूर साहब, अब जैसे अभी बात हो रही थी, कल रिपोर्ट देख रहा था एक शहर कराची का, भी हम नोहा यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे थे, तो मुझे याद आया कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान है उसके अंदर अब जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और जैसे जिंदा लोगों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, तो जाहिर है कि जो मुर्दा हैं उनके लिए तो हमने क्या ही सोचेंगे। तो ये भी खबर आई है, आपने पिछली दफ़ा मुझे बताया था कि क्या कुछ हो रहा है कब्रिस्तानों के अंदर, तो ये ज़रा बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या इसकी तरजीहात में होगा जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत ख़ास तौर पर, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, और दौरान प्रोग्राम गुफ्तगू जो माशाल्लाह आमिर भाई और आप कर रहे थे, इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, इस शहर के लिए कोई भी सियासी पार्टी हो जी, वो अगर कराची का दर्द ना रखे, वैसे तो बज़ाहिर तो सब कहते हैं कराची हमारा है, कराची हमारा है, लेकिन कराची जब उनके मामला देखे जाते हैं तो कराची को वो ओन ही नहीं करते हैं। बदकिस्मती है कि आपने कहा मरदमशुमारी में अगर वफाक अगर कहता है कि 1.5 करोड़ की आबादी है, और एक आम शहरी और एक एजुकेटेड फर्द वो कहता है 3.5-4 करोड़ आबादी है, तो आबादी के हिसाब से फंडिंग जारी की जाती है। और माशाल्लाह 18वीं तरमीम के तहत तो वैसे ही सूबाई खुद मुख्तारी इतनी हो गई है कि वफाक के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। NFC और जाहिर सी बात है वो, लेकिन अब दिफाई सूरत हमारे मुल्क की कहाँ जा रही है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। अब पूरी दुनिया में माशी इस्तेकाम जहाँ होगा वो मुल्क तरक्की करेंगे। यहाँ माशी करप्शन हो रही है, मैं आपके तवज्जुह से इदारों को कहूँगा, खुदारा जो करप्शन कर रहे हैं उनको तो लटकाएं जरा आप, तो तब मसाफी सलूक नजर आएगा। बहुत खूब। और इस शहर के लिए जैसे इन्होंने कहा कि नेमतुल्लाह साहब ने वाकई एक आमिर परवेज मुशर्रफ ने उनको इख्तियार दिया था, और उन्होंने उस इख्तियार की लाज रखी, उस शहर में काम हुआ। इससे तो देखें, कोई मुखालिफ हो जमात इस्लामी का या फेवर में हो, हक बात करनी चाहिए। उस शहर में काम नजर आया। उसके बाद कंटिन्यू मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने भी किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की बदनसीबी है कि हमेशा कराची ऑन ही नहीं करती है वो। उन्होंने पूरा निज़ाम को लिपेट दिया। आमिर ने बनाया था, अगरचे बहुत बुरा है आमिर, लेकिन काम तो बेहतरीन कर गया वो। इस शहर के लिए ऑन उसने किया, फिर टाउन्स बनाए गए थे, फिर वो खत्म हो गए, फिर DMC का राज आया, अब दोबारा टाउन बन गए, 25 टाउन बना दिए गए।
कोई जिना टाउन, हम जिना टाउन में बैठे हुए हैं और यहाँ देखें आप पहले का क्या निज़ाम था, अब कुछ नज़र आता है, ये बात हकीकत है। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आप आ जाएं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक इदारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बना दिया, बहुत अच्छी बात है। मेयर साहब कराची के बेटे हैं, बहुत संजीदा इंसान है, इम्प्लीमेंट नहीं नजर आता है। 500 रुपये दिहाड़ी पर यासिर भाई, एक वर्कर, एक खातून वो काम कर रही होती है, 1200 रुपये इसकी अप्रूवल है, 500 रुपये उसको थमा दिए जाते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। वही पैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिए जा रहे हैं, वही अगर केएमसी या टाउन को या यूनियन काउंसिल को दे दिए जाएं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये कि जहां दयानतदार क़यादत बैठी हुई है वहां तो टाउनों में या यूनियन काउंसिल में भी वसाइल से इस्तेमाल हो रहे हैं, और जहां करप्शन हो रही है वहां कोई पूछगछ ही नहीं है। एंटी करप्शन नाकाम हो चुका है, तमाम इदारे फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हम तनकीद बड़ा इसलाह करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या करें, अब बारिश का माहौल है, 19 जून आज है, आज शाह अब्दुल्ला शाह गादी रहमतुल्लाह अलैह का मुकामी छुट्टी भी है, और इस शहर का हालत देखें आप, आज भी ट्रैफिक जाम है, हालांकि छुट्टी है मुकामी, लेकिन हमने अपनी इसलाह करने की ना करने की कसम ही खाई हुई है। गवर्नमेंट के इदारे फिलहाल पहुंचा रहे हैं, पहले कुछ अदालतें आज़ाद थी, अब वो जो तरमीम तरामी में हुई हैं उसके जरिए जज साहिबान भी बेबस नजर आते हैं। अभी देखिए क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कब्रिस्तान, यासिर भाई कब्रिस्तान में हुकूमत सिंध ने कहा था कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, कब्रिस्तानों की जगह कोई जगह नजर नहीं आ रही है, और मेयर साहब ने कहा कि 14,300 रुपये इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंट्रल में डीसी ने भी बड़ी कोशिश करी, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नजर नहीं आ रहा है। कब्रिस्तान में हटाया गया था लोगों को, और कल दोबारा तैनाती दोबारा कर दी गई है। बिल्कुल। तो वजह यह है कि जब तक इस शहर के बासी एक नहीं होंगे, एक सोच नहीं रखेंगे, देखिए आपका या मेरा या भाई का किसी से पार्टी से ताल्लुक हो, हमदर्दियाँ हो, हमें मुबारक हो, लेकिन शहर की खिदमत करनी मिनी पाकिस्तान है जी। लेकिन बदकिस्मती ये कराची को कोई ऑन नहीं करता है। कराची के जो दावेदार थे वो भी क्लैप्स कर गए, और कभी बल्दियाती सियासत में हमें आजमाया जाता है, कभी मुकामी सियासत से लेकर कभी कौमी, कभी सूबाई सियासत में। तो कराची के लिए मैं नाचीज ये अपने मुल्क के जो इदारे हैं जो इस मुल्क की भागदौड़ संभाल रहे हैं, अल्लाह के बाद वो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, आपके तरफ से कहूँ कराची को खुदारा आप ऑन करें, और कराची अगर आप ऑन करते हैं तो ये सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी मामला हो, उसमें हमें जो जुल्म का शिकार है कराची के बासी वो खात्मा होगा। पानी आज नहीं है कराची में, बिल्कुल ऐसा ही। आज कराची में बिजली नहीं है, 16-16, 18-18 घंटे, ताजिर क्या करेगा, क्या सरमायाकारी करेगा, मुमकिन ही नहीं है। और जो बिजली चोरी कर रहा है, कुंडे लगाए हुए यासिर भाई, वो फैजियाब हो रहे। एक आम आदमी 200 यूनिट के 300 यूनिट के चक्कर में इस जदीद दौर में ना हम कोई बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और अगर 201 यूनिट हुआ तो डबल ट्रिपल रेट हो जाएंगे। ये क्या बदकिस्मती है। सोलर सिस्टम लोगों ने लगाया अपनी मदद आपके तहत, उस पर आप टैक्सेस लगा रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। आप मुल्क को अगर आपने संभालना है और मुल्क को आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करना है, तो खुदारा इस शहर के लिए आपको खिदमत करनी पड़ेगी, और जो भी करप्शन करता है, कोई ख्वाह किसी पार्टी से ताल्लुक हो, उसको सजाएं दें आप। बहुत अच्छी सजाएं मिलेंगी तो तभी काम चलेगा। अब देखिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लैप्स कर गया है, सिंध गवर्नमेंट का इदारा है और मेयर साहब उसके चेयरमैन है, सिंध असम्बली से कानून पास हुआ है, लेकिन अगर इसको या तो इम्प्लीमेंट कराया जाए। अब टाउनों में सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, सारे मुलाजिम बैठे हुए वहां पर काम नहीं करने को तैयार है, और वो टाउन के वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट टाउन को सैनिटेशन के हिसाब से पैसे नहीं देती है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देती है, और सफाई का टाउन भी कर रहा है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। ये दोहरा निज़ाम खत्म होना पड़े, एक को इख्तियार दें आप। बिल्कुल ठीक। और फंडिंग अरबों रुपए की जो ज़ाया हो रही है, ईद उल अज़हा में आप देख लें, अलाइशों के अंबार लगे। हालांकि इस साल 30% कुर्बानी कम हुई है जी जी। अगर कुर्बानी 30% कम नहीं होती और 30% ज्यादा होती तो यहाँ तबाही होती। बिल्कुल ऐसा। और अभी बारिशें इंशाल्लाह होंगी, आप ये देखिएगा, फिर हम वही मातूम करेंगे। बिल्कुल आपने कहा ना शहर नामुराद, हाँ। ये वही अल्लाह रहम करे, यही किश्तियां चलेंगी। और ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजी के बारिशें इतनी होनी नहीं है जी। अगर बारिशें हो गई ना तो इनकी कली खुल जाएगी। इन्होंने करा किया शहर के लिए। बहरहाल आप, हम या भाई जो भी कोशिश कर रहे हैं शहर के लिए, हम आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और अब्दुल्ला शाह गादी के उर्स के तवस्सुत से मैं यही अपील करूंगा कि उर्स शरीफ
हमें बनाना चाहिए, लेकिन उनकी तालीमात को आम करना चाहिए। उनकी तालीमात क्या दी, तालीमात क्या है उसको नहीं फरामोश करना चाहिए। वक्त की ज़रूरत है, अक्ल का तकाजा भी यही है। आमिर साहब फरमाइएगा, अभी जैसे भाई बात कर रहे थे हम, तो अब क्या बात करें मुल्क की मईशत के हवाले से, हमारे तो अपने मसाइल नहीं ख़त्म होने का नाम ले रहे। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? और फिर ये कि आप मज़ीद क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि जो लोग डिलीवर नहीं कर सके? अभी जैसे बात कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इस वक्त फ़ी ज़माना दुनिया इतनी तेज़ हो चुकी है कि अगर आपको कोई प्लान बनाना है तो एआई मौजूद है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आपको बता देगा, उसके लिए क्या लवाजमात चाहिए वो भी आपको बता देगा, सब कुछ। और पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। कब आएंगे इस ट्रैक के ऊपर? क्या कभी सोचा जा सकता है शहर कराची जैसे में रहने वाले मुल्क के अंदर जो इतना बड़ा शहर हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकेंगी, या ये लोग कभी कर सकेंगे? सर आप बताइए। हाँ, यह सब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यानी इसमें तमाम एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं, और खालिद साहब भी इसी हवाले से अपनी सारी गुफ्तगू कर रहे थे कि जब शहर बनेगा, मुल्क बनेगा, तो जारी बात है हम जो माशी तरक्की और खुशहाली की बात करते हैं एक आम फर्द में भी और माशरे के अंदर भी, तो उसी सूरत में मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान बिजनेस फोरम से है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। 1995 में पाकिस्तान बिजनेस फोरम का क़याम आया, और ये बेसिकली आईबीएफ का नुमाइंदा है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल बिजनेस फेडरेशन। ये दुनिया के चंद लोगों ने जो है मिलकर उस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, और उन्होंने, आप यूँ समझ लिए, उम्मा के दरमियान तिजारत का कॉन्सेप्ट लाए कि मुस्लिम, बिटवीन द मुस्लिम कंट्रीज जो है ना, वो आपकी बिजनेस इकोनॉमी जो है ना वो एक्टिविटी कैसे हो, बिल्कुल ठीक है, नेटवर्किंग करें, कनेक्टिविटी करें उसको। तो उसके अंदर उस वक्त शामिल थे उस वक्त के वज़ीर आज़म टर्की के नजमुद्दीन अरकान साहब, जो कि अभी मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं इनके उस्ताद रहे हैं, रजब तैयब एर्दोगान के। उस वक्त थे सूडान के सदर उमर अब्दुल बशीर साहब, वो थे उसके अंदर शामिल बनाने वालों में ये थे, और पाकिस्तान से सेनेटर मरहूम कादी हुसैन अहमद साहब शामिल थे। तो ये वो लोग थे कि जिनका इनिशिएटिव था कि एक इस तरह का फोरम बनाया जाए कि जिसके नतीजे के अंदर जो है ना दुनिया भर में मुस्लिम इकोनॉमी और यहाँ का ताजिर और यहाँ का बिजनेसमैन जो है ना वो आपस में कनेक्ट हो, फरोग पाए। और उसकी मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखिए, उसका पहला जो आईबीएफ का पहला जो इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी वो पाकिस्तान में हुई, लाहौर के अंदर हुई, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के जो हैं वहाँ से वफ्द आए, और पहली कॉन्फ्रेंस का एजाज़ जो है पाकिस्तान में हासिल हुआ, और उस वक्त के सदर मुमलिकत ने जो है उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद जो है आईबीएफ जो है, अभी इस वक्त हमारा हेडक्वार्टर जो है आईबीएफ का वो है टर्की में, इस्तांबुल के अंदर, और दुनिया के 45 ममालिक में हमारे चैप्टर्स हैं, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द चैप्टर। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम नॉन गवर्नमेंटल और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा लोगो है प्रॉफिट हियर एंड हियर आफ्टर के तहत हम काम करते हैं। देखें, दुनिया जो है ना इस वक्त बिजनेस के हवाले से तो देखें अपॉर्चुनिटीज का भी नाम है। बहुत तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के अंदर अगर आप टाइमली नेक नियति के साथ कोई चीज को पिक कर लेंगे, कोई चीज को हंटिंग कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, तो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप जो है मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं हालिया आपको रिजीम बताऊं, ये फलस्तीन का मामला हुआ, गजा की जो है इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ, जहां ये जारी बात है एक बहुत ही गम और परेशानी और उसकी कैफियत है कि 50,000 से ज्यादा लोग जो है उन्होंने जाम शहादत इसके नतीजे में पाए। वहीं आपको पता है इसके नतीजे के अंदर दुनिया में क्या क्रिएटिविटी। पहली एक बात चली बाइकआउट की, मगर बड़ी तादाद में इन लार्ज बिजनेस कम्युनिटी ने बाइकआउट के बजाय अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर गए। उन्होंने कहा सस्टेनेबल चीज मार्केट में रहने के लिए तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स है। जज्बात में आके मैं एक दिन छोड़ूंगा, 2 दिन छोड़ूंगा, एक हफ्ता छोड़ूंगा, मगर जब मैं नेबल बदल दूंगा। आज आपके यहाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके एक लोकल कंपनी का पानी इस प्रोग्राम में रखा हुआ है। तो पहले अगर आपके पास अल्टरनेट मौजूद नहीं होगा तो आप बाइकआउट करके क्या करेंगे, नल से पिएंगे। तो असल चीज ये है कि देखिए अल्टरनेट देना, और फिर उसकी कंप्लायंसेस को पूरी करना, उसको जो है पैकेजिंग अच्छी करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ना पूरी, न सिर्फ पाकिस्तान में और कराची में, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर आया है। टर्की से लेके मलेशिया हो, दीगर ममालिक हो, लोग जो हैं वो अपने मेड इन कंट्री के ब्रांड्स के ऊपर गए, चाहे वो मेड इन पाकिस्तान था, मेड इन ईरान था, मेड इन टर्की था, मेड इन मलेशिया था। तो पाकिस्तान को भी जो है वो उसकी जो है ना अपॉर्चुनिटी मिली। और उस वक्त मोहतरम जनाब हाफिज नईमुर साहब जो कराची के अमीर थे, आपने इस ताजिरों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। तकरीबन कराची के लीडिंग 200 ताजिरों ने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करी। सारे एफएमसीजी कंपनी थी, दीगर थी, और उस
मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि हम जो है नेटवर्किंग के लिए पाकिस्तान की ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए एक एक्सपो करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है सोहेल अजीज साहब, जो कि इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं ही हूँ, सोहेल अजीज साहब इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को बाय किया और हमने 2024 की जनवरी के अंदर जो है ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सपो करी कराची एक्सपो सेंटर के अंदर। ये 2024 जनवरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अंदर न सिर्फ ब्रांड्स ने शिरकत करी बल्कि आपके वो एसएमईज जिन्होंने अभी अपनी ब्रांड का नाम नहीं रखा था, हमने उनको उनके साथ बिठाया, वो उन्होंने उनसे बैठ के सीखा और आज जो 2025 में हमने जनवरी में एक्सपो की है वो अपना ब्रांड बना के बैठे हैं आज इस एक्सपो के अंदर और वो मार्केट के अंदर अपना शेयर ले रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं। बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जारी बात है वो एक बाय लार्ज इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते। अभी हमारा मेरा ब्रांड पाकिस्तान का जो एक्सपो है वो अब नेशन वाइड चला गया है। 14 अगस्त को लाहौर में एक्सपो सेंटर में है और वहां पर हम इंक्यूबेटर्स को भी बुला रहे हैं, स्टार्टअप्स को भी बुला रहे हैं, नेटवर्किंग लॉन्च कर रहे हैं और टोटल हमारे पास इस वक्त देखिए मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से बड़ी ऑफर्स हैं कि आप हमारी मतलब हमें स्पेस दें और हम आपको इतने पैसे, उनके बड़े हैवी बजट भी होते हैं, मगर चूंकि हमने एक कॉज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ की यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आज देखें यूथ में एक बड़ी मायूसी है कि हर कोई बाहर जाना चाहता है। शायद मेरे आपके घर में भी यही बात हो रही हो कि बच्चे को बाहर भेज दें, मगर नहीं, हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म पे हमने ये सोचा है और तय किया है कि इस चीज को आगे बढ़ाएंगे कि भाई अपने प्यारों को छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर ही मिलेगी। देखिए आज आईटी का दौर है, जो आपने सवाल भी किया था, एआई का दौर है, तो उस सारी चीज को इस्तेमाल करना। पहले घर पे बैठा हुआ आदमी निकम्मा होता था, ये काम पे नहीं जाता। आज घर पे बैठे हुए बंदे ने काम करके दिखा दिया, बोले मैं निकम्मा नहीं हूँ। आज हमारी खवातीन घर पे ऑनलाइन बैठ के काम कर रही हैं, ऑफिसों में बैठ के काम कर रही हैं। हमारा यूथ जो है, और आप देखें इस वक्त ऑनलाइन की कितनी बड़ी मार्केट जो है सो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मूव कर रही है। हमारा स्टूडेंट वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है इसके अंदर कामों में अंदर, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और हमें तो आसपास देखना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, इस वक्त क्या हो रहा है। और जो भी देखें, मैं शारे फसल से गुजरता हूँ, विदाउट मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इज डेड। आज आपके पास फिजिकल बहुत बड़ा शोरूम हो या ना हो, मगर वर्चुअल मार्केट के अंदर आपका स्पेस होना चाहिए। आपको जो है वो सीखना चाहिए और लोगों से कि किस तरह जो है अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड, हम पूरा साल हम सिर्फ एक्सपो नहीं करते, या सिर्फ हम सिर्फ एक्सपो नहीं करते, बल्कि पूरे साल हमारी जो है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं और हम लोगों को सिखा रहे होते हैं यही बात कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह ब्रांड बनाएं, उसको किस तरह जो है वो आप मार्केटिंग करें और इंटरनेशनल मार्केट में भी ले जाने के लिए हम लोगों को जो है ना वो ऑनबोर्ड करते हैं कि जो उस कंप्लायंसेस को पूरा कर रहे होते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि अब आप एक्सपोर्ट की तरफ कैसे लेके जाएं, जिसके नतीजे में न सिर्फ वो उसकी माशी हालत बेहतर होगी, आपके मुल्क की माशी हालत बेहतर होगी, डॉलर लेकर आएगा आपके मुल्क के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अभी तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया गया कि मईशत को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया में तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। खैर हम तो उससे काफ़ी दूर हैं, मगर ये कि आप ये समझ लीजिए कि जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, इनको बैंकों के ज़रिए आसान कर्जे दिए जाते हैं और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि जब ये एक्सपेंड होना शुरू होते हैं तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, फिर लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका बेरोजगारी का ग्राफ नीचे जाता है। यार तो ये फॉर्मूला है कि ये जो हमारी मतलब मैं इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं ना इसका आउटकम क्या हुआ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ये सिर्फ लोगों को माजरत के साथ वो हम लोगों को जो है ना वो भीख देना चाहते हैं और उनको मोहताज रखना चाहते हैं ताकि वो आइंदा उनकी भूख भी इतनी भाई उनको उनके पैरों पे खड़ा कर देना, आप उनको मछली पकड़ना सिखाते हैं। तो असल चीज ये है कि देखिए जब ये आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस खड़ा होगा ना, ये बैकबोन है। और पाकिस्तान बिजनेस फोरम में जो 2000 हमारा 25 का जो साल है वो एसएमईज का साल है, हम टोटली उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कराची में भी, नेशन वाइड भी और इंटरनेशनली भी। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बिजनेस फोरम का प्लेटफॉर्म तो गवर्नमेंट के लिए भी हाजिर है कि अभी बलूचिस्तान के लिए एक प्रोग्राम में बजट में मैं था तो कोयटा चैम्बर के भी लोग थे और एसपीसीसीआई के भी वहां पर एक्सप्रेसिडेंट थे, तो हमने उनको वेलकम किया है कि आप लाहौर के एक्सपो के अंदर आए। ऑलिव के ऊपर काम हो रहा है हमारे मुल्क में बहुत जबरदस्त, हम पहले इंपोर्ट करते थे बिलियंस ऑफ डॉलर जो हम अपना जरिए मुबादला भी बलूचिस्तान के अंदर मैं रिपोर्ट देख रहा था, जो ऑलिव है वो दुनिया के जो बेहतरीन 3 ऑलिव्स है ना उसमें उसका शुमार होने लगा। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, लेकिन लोगों को सपोर्ट करे। अब ये यहाँ पर ये जो आप जो है वो भीख के लोगों को देने के लिए अपना वोट बैंक पता नहीं बढ़ाना है या लोगों को महकूम रखना है, लंगर खाना बना दिया पूरा। तो लोगों को जो है देखें छोटे छोटे जो है ना कारोबार सिखाने के लिए उनको फाइनेंशियल करें, दुनिया भर में होता है और वहाँ ये सबसे कामयाब मॉडल है। तो आप जब लोगों को सहूलत देंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क आगे जाएगा। जी खालिद भाई आप फरमाइएगा, जैसे अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी
और ये सुन के थोड़ी सी तसल्ली होती है कि लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। और क्या करें, मईशत क्योंकि पढ़ते भी हैं, तालिब इल्म में समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो तरक्की का फार्मूला है ना वो इसी में पोशीदा है। सियासी इख्तलाफात भी रखें, सब कुछ रखें, मगर जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। खुदारा ये पाकिस्तान के लोगों के लिए है और इन्हीं से ये मुल्क है, इन्हीं से वोट भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, मगर ये कि उनके लिए सोचना ज़रूरी है। बाकी ये कि जो बड़ी जो आपकी मैक्रो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी नजरसानी की ज़रूरत है, जैसे अभी तस्करा बैंकों के हवाले से किया था। तो पहले तो इस सूद से जो है वो जान छुड़ाएं। हमने इस दुनिया की मईशत में सबका जायज़ा ले लिया, जो कामयाबी की जो की है, जो कुंजी है, वो इस सूदी निज़ाम से ख़ात्मे की है, लेकिन उसके बारे में शायद अभी तक नहीं समझ पा रहा है। जी खालिद भाई फरमाइएगा। यासिर भाई मजीद कुछ इजाफा करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, आमिर भाई की भी। सूदी निज़ाम तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर रहे हैं, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप राज़ी नहीं करेंगे तो किस तरह आप तरक्की कर सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तो मेरे रब से का मामला है ना, ऐसा ही। तो जो पूरी दुनिया का, जहाँ का सबका मालिक है, तो सूदी निज़ाम का जब तक खात्मा नहीं होगा, और सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए सही मायनों में इस्लामी निज़ाम इस मुल्क में और तमाम दुनिया में 8,500 अरब रुपए की अदायगी आपने करनी है अब करनी है। बिल्कुल, ये सूदी निज़ाम का खात्मा से ही इस मुल्क की तरक्की की ज़ामिन है। लेकिन इस तरह के इकदाम, जैसे आमिर रफ़ी भाई बताए थे, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने जो काम कर रही है, लाहौर में इनका सेमिनार हो रहा है, बलूचिस्तान के हवाले से जिस तरह आपने बात करी, ये तो अब हुकूमत पाकिस्तान को और जो इस मुल्क के बेवतन लोग हैं और जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, उनको ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, और उस तवज्जुह से इस मुल्क की तरक्की मुमकिन है। लेकिन अगर हमने वही करप्शन ही करनी है, वही माल बनाना है, तो फिर क्या कह सकते हैं? अब जिस तरह इन्होंने भाई ने बताया कि इसके लिए एक कोई मजहबी शख्सियत थी, काजी हुसैन अहमद का भी नाम लिया कि वाकई एक वो अजीम लीडर थे इस मुल्क के, और अब हाफिज नईम रहमान कराची के हवाले से हर इंसान उनसे इत्तेफाक करता है। अगर किसी की नज़रियाती या सियासी किताबात एक अलग बात है, नहीं सियासत तो होती रहती है। जैसे आईटी का कोर्स उन्होंने इनिशिएट किया, बहुत अच्छा, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूं। मेरी तो कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी का प्रोग्राम इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है इसी महीने। शार्क टैंक, इवन आप दुनिया भर में शार्क टैंक देखें, वो सब भी इस वक्त होने जा रहा है। और आप बनो काबिल में देखें, लाख के करीब बच्चों को आईटी की भाई इसकी चीज़ों से हम इत्तेफाक करें, क्योंकि मैं नाचीज भी ANI पाकिस्तान का मरकजी सदर हूं और सुन्नी इत्तेहाद सिंध का भी सदर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजह ये कि जहाँ चीज़ें इंसाफ की हो तो कहनी चाहिए, लेकिन इस शहर के साथ अगर मसावी सलूक हो जाए और सही तरह इसका हक दे दिया जाए, मैं कहता हूँ अगर जो बजट में कराची जो पूरे मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, मिनी पाकिस्तान है, कराची सबका है, मिनी पाकिस्तान है। अगर 60% आप कोई टैक्स दे रहे हैं, ये शहर पाकिस्तान को दे रहे हैं, और पाकिस्तान है तो कराची है, तो अगर 60% में अगर आप इसको 25% भी इस पर लगा दें, और लगाने की इस मशरूत है कि दयानतदार क्या लोग, अगर आप अरबों खरबों में दे दें, करप्शन की नजर हो जाएगा। यही है, यकीन माने यासिर भाई, मैं नाचीज ने जो इदारों में कहीं गया, कहीं मालूमात ली, खुदा की कसम 100% अगर फंडिंग है ना, 25-30% भी लग जाए तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। करप्शन ही करप्शन है, कॉन्ट्रैक्टर करप्शन कर रहे हैं, फील्ड में क्या है। अब कुछ थोड़ी सी बेहतरी भी जहां पर ध्यान अदा किया, नहीं तो शहर का कोई वली वारिस नहीं है। लेकिन इस तरह के इकदाम आपके तौर से जो होते हैं, या पाकिस्तान बिजनेस फोरम कर रही है, ये जिस तरह ये आमिर भाई ने बताया, इससे यकीन माने थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलें अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी जगहों पर बेहतरी की उम्मीद है, और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन फिर करप्शन से पाक पाकिस्तान होगा। करप्शन जो कर रहा है उसको सजाएं देनी चाहिए, और सख्त तरीन सजाएं हो कि उनकी नस्लें भी याद रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी डकैती है, पूरी कौम से डकैती है, यकीनन। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक करूंगा, बेसिक इनकम, एहसास प्रोग्राम, ये सब कौम को भिखारी बनाने की साजिश है। आप इस तरह के इकदाम से खरबों रुपए ज़ाया कर रहे हैं अपने, सब्सिडी खत्म करें, मसावी सलूक करें, और तरक्की में एक दूसरे के साथ माविन बने। लेकिन फिर इंसाफ का जब तक निज़ाम नहीं होगा और निज़ाम मुस्तफ़ा राई नहीं होगा, तो पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकेगा। और सूदी निज़ाम का खात्मा सबसे पहली शर्त है। अब आमिर भाई बातें तो बहुत सारी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपसे हुई है, बहुत कुछ समझने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा भी हमने कि कैसे बिजनेस को प्रमोट किया जाए। अब मैं अक्सर ये बैठ के सोचता हूँ कि अगर लोगों को एक्सेस टू फाइनेंस दिया जाए आसान तरीके से, तो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगी।
अब जहाँ पर इस तरह की पॉलिसीज़ हों, अब यानी वफाक की पॉलिसीज़ तो अभी तक हमने बात ही नहीं की, अगर वो शुरू करें तो मेरे ख्याल में 1 घंटा और हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन आखिरी जुमले में अगर इसको मैं चाहूँ तो कैसे कंक्लूड करेंगे, लोगों को कैसे एक्सेस दिया जाए, रसाई कैसे दी जाए? को बैंकों ने तो पैसे दबा कर बैठे हुए, और जो शरह सूद है वो इतनी है कि एक आम आदमी के बस में नहीं है कि वो कर्जा ले सके, तो फिर किया क्या जाए? देखिए, खाली जो है ना फाइनेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे हम देखते हैं कि मल्टी मिलियनर लोग थे, उनके बच्चे आए और उन्होंने अपने बाप दादा की सारी एम्पायर को फारिग कर उड़ा दिया। तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये कि जो भी काम करने जा रहा है उसकी नॉलेज, और दूसरी चीज़ जो है वो ऑनेस्टी। ठीक है, कि वो जो काम करने जा रहा है वो उसके अंदर ईमानदारी के साथ वो काम करे। तो उसको जब नॉलेज से मतलब कि उसकी जब ट्रेनिंग हुई हुई होगी, उसने जब सीखा हुआ होगा, जैसे हम बचपन में देखते थे कि आते बच्चे को है ना शागिर्दी के लिए कहीं बिठा दिया जाता था। ये पुराना एक मेमनों में, दिल्ली बिरादरी में, यहाँ बड़ी ट्रेंड था कि भाई भले कितने बड़े बाप का बेटा भी है तो उसको बिठा देते थे, वहाँ जाके वो सीखता था। वो इसलिए नहीं सीखता था कि उसको जॉब करनी है, वो सीखता इसलिए था कि कल उसको अपनी दुकान खोलनी है, कल अपना कारखाना खोलना है, कल अपनी फैक्ट्री खोलनी है। तो हमें भी देखें, आज की मॉडर्नाइज ज़माने के अंदर एआई के आने के बाद तो आप देखें ना, आपको तो बहुत सारे जो है असिस्टेंट जो है ना आपके पास इसमें मौजूद हैं। आप उनसे कहें, वो दुनिया भर के जो है ना आपको मसाइल का इलाज बता देंगे, जिसके लिए शायद आपको पहले सालों और महीनों लग जाते थे। तो अल्लाह ताला ने तो देखें आपको ये आसानियाँ पहुँचा दी हैं। अब उसकी इस नेमतों से हम किस तरह फैज़याब हो दुनिया हो रही है, तो हमें जो है वो सारे रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। इसके पीछे अगेन देखें, हमें मैं दोबारा पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर इसलिए जाऊंगा कि हम जब देखते हैं ना कि भाई किसी भी मुल्क को या मईशत को किसी ने बनाया हो, तो कोई एक नाम उसके पीछे चल रहा होता है। गो के मैं आपको एक बात बता दूं, जो पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री ये बताती है, फर्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता, सही। और प्रैक्टिकली भी ऐसा है। डिलीवर इस मुल्क के अंदर कौन कर सकता है कि एक तो ये कि उसके अंदर सलाहियत हो, डेडिकेटेड हो, आवाम में रहने वाला हो, उसके बच्चे भी यहीं पढ़ने वाले हो, उसका कारोबार यहीं से हो, यहाँ की मोहब्बत करने वाला हो, सारे अवामिल मिसिंग हैं यहाँ पे। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात है कि उसके पास टीम हो, और वो ऑनेस्ट टीम हो जो डिलीवर कर रही हो। मैं अभी एक इंटरव्यू में अलखिदमत के पाकिस्तान अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर हैं डॉक्टर साहब, जो कि पेशावर मेडिकल के जो है डीन भी है वो, तो वो बता रहे थे कि 1900 ऑफिस बेरर हैं उनके पास, और वो सब वॉलंटरीली काम करते हैं विदाउट एनी सिंगल पेनी, और वो गजा के बॉर्डर के ऊपर जो है उन्होंने कैंप्स लगाए हुए। तो आपको एक ऐसी लीडरशिप ही चाहिए कि जो है डिलीवर भी कर सके, उसके पास ऑनेस्ट टीम भी हो, और जिसके पास विजन भी हो। ऐसा नहीं हो कि भाई मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, इमाम साहब हैं, हाफिज हैं, उनको मगर गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने गाड़ी उनके हवाले कर दी, वो तो ठोक देंगे गाड़ी को, हम दे चुके हैं। तो असल चीज यही है कि वो लोग हों जो स्किलफुल हो, ऑनेस्ट हो, और लोगों में रहने वाले हो, डिलीवर कर रहे हो। और आपके प्रोग्राम की वजह से कहता हूं कि इतने तजर्बात के बाद, अभी पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ, हम हाफिज साहब जी, हमारे जो हाफिज साहब हैं उन्होंने, हाँ, बड़ी एक अच्छी सक्सेसफुल वो रही, और इंशाल्लाह उसका असल हल निकलेगा टेबल के ऊपर, कि हम देखें मैदान की जंग टेबल पे ना हार जाए। उसी तरह हमें मईशत में भी हाफिज चाहिए। पाकिस्तान को सही मायनों में डेडिकेटेड एनर्जेटिक हाफिजों की जरूरत है, जो एक हाफिज पाकिस्तान की मईशत निज़ामी हुकूमत संभाले और दूसरा हाफिज भले दिफा संभाले। बहुत खूब जनाब, थैंक यू सो वेरी मच आबिद नफी साहब, आपका, खालिद नूर भाई आपका, दोनों मौजूद मेहमानों आपका बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपको बड़ी सराहसल गुफ्तगू रही है, खासतौर पर मईशत के हवाले से, और दीगर मामलों के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की और सिलसिला जारी रहता, मगर ये कि इसमें जो ब्रेक है वो अब हाइल है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।